चलिए आज हम बात करेंगे कफ प्रकृति के व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। कफ प्रकृति के व्यक्ति सुडौल, चिकना, मोटे शरीर वाला होते हैं और इन्हें सर्दी अधिक लगती है। रंग गोरा होता है, त्वचा चिकनी, पानी से गीली हुई सी मालूम होती है या पसीने से नमी जैसी महसूस होती है। बाल घुंघराले और काले होते हैं, मोटे होते हैं। बालों में यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो जूं पाई जाती है। नाखून चिकने और सुंदर होते हैं, बड़े होते हैं। आंखें सफेद होती हैं। जीभ पे हल्की सी पतली परत सफेद रंग की पाई जाती है। ये ध्यान रखिएगा, अगर पूरी परत पतली जीभ पर है तो कफ प्रकृति है, अगर साइडों में आ रही है तो वो रोग का संकेत देती है। ये लोग मीठा बोलने वाले होते हैं, यानी कि इनकी आवाज मीठी होती है। इनके मुंह से या नाक से बलगम ज्यादा निकलता है। नाक से निकलता है तो कफ है, मुंह से निकलता है तो पित्त है, पर दोनों ही तरफ से इनके बलगम निकलता है। मुंह का स्वाद थोड़ा मीठा मीठा सा रहता है और लार भी ज्यादा बनती है। जब ये बोलने के लिए मुंह खोलते हैं तो मुंह में लार भी दिखाई देगी। लार चिकनी और सफेद पानीयल रंग की होती है। वहीं जो रोगी होंगे उनके में हल्की सफेदी, दूध जैसी सफेदी पाई जाती है। इनकी भूख कम होती है, कम भोजन से तृप्ति हो जाती है इनको, और अग्नि जो है वो इनकी मंद होती है। प्यास कम लगती है। मल चिकना या आम से युक्त होता है, मात्रा में अधिक होता है और वजन में भारी होता है। मूत्र सफेदी लिए होता है या पानीयल रंग का होता है। मूत्र की मात्रा अधिक होती है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है और उसमें चिकनाई पाई जाती है। पसीना सामान्यतः ठंडा होता है। इन लोगों को नींद अधिक आती है। आलस और सुस्ती बने रहते हैं, धीमी गति से काम करने वाले लोग होते हैं। इन्हें अधिकतर अपने स्वप्न में नदी, तालाब, जलाशय, समुद्र या पानी से संबंधित चीजें या ऐसी चीजें जो ठोस होती हैं वो इनको सपने में नजर आती हैं। इनको धीमी गति, स्थिर चाल, ऐसी चीजें पसंद होती हैं जो कम मेहनत वाली होती है। सर्दी बुरी लगती है, कष्ट लगता है, और धूप और हवा जो है वो इनको अच्छी लगती है। जब भी मौसम में नमी हो, जैसे बरसात का मौसम, तो इनमें एक भय उत्पन्न हो जाता है। इनको सफोकेशन सी लगने लगती है। इन्हें अधिकतर खाने पीने में गर्म भारी चीजें पसंद होती हैं। ये शांत, धैर्यवान, विनम्र स्वभाव के होते हैं, या आप इनको कह सकते हैं ये स्थिरचित्त होते हैं। इन्हें कोई भी चीज देर से समझ आती है, पर जब भी समझ आती है तो वो लंबे समय तक याद रखते हैं। तो इन लोगों के लिए बोला गया है कि ना तो इनकी जो शत्रुता होती है वो अच्छी नहीं होती। इनके बारे में आप ये कह सकते हैं, आप इनको बचपन में थप्पड़ लगाइए, बुढ़ापे में जाके बदला लेंगे। इनके बारे में ये कहा जाता है। निर्णय खूब सोच समझ कर करने वाले होते हैं। निर्णय देर से लेते हैं, पर एक बात जो ठान लेते हैं उसको पूरा करके छोड़ते हैं। ये कितना भी ज्यादा मात्रा में कष्ट सहन कर सकते हैं, थकान सहन कर सकते हैं, परंतु ये स्वभाव से आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, आराम तलब होते हैं। पर अगर ये कोई चीज ठानते हैं तो उसको पूरा करके छोड़ते हैं। उसके बाद शरीर इनके अकॉर्डिंग व्यवहार करता है, यानी अगर ये पतले होना चाहें तो पतले तो हो जाते हैं, मोटापा भी जल्दी आ जाएगा, परंतु जब तक ये चाहें उसको स्थिर स्वभाव में रख सकते हैं। इनमें दृढ़ इच्छा शक्ति की इनमें दृढ़ इच्छा शक्ति पाई जाती है। ये एक अच्छे दोस्त होते हैं, क्षमावान होते हैं और विश्वसनीय होते हैं। ये उत्तम स्वास्थ्य से युक्त
भव्याकृति युक्ति, यानी इनका जो पर्सनैलिटी होती है काफी अच्छी लगती है देखने में। श्रृंगार रस के प्रेमी होते हैं, मतलब इनको जो सुंदरता की चीजें हैं वो बहुत पसंद होती हैं। रोमांटिक और भावुक होते हैं, ये आसानी से झुकते नहीं है। मधुर बोलने वाले, परंपरावादी, लज्जालु, आज्ञाकारी, धैर्यवान, संतोषी, अनुशासन प्रिय और उदार प्रवृत्ति वाले होते हैं। इनमें अधिकतर जो लोग होते हैं ये बल से युक्त होते हैं, तो जल्दी से इनको कोई रोग नहीं होते। जो भी रोग इनके शरीर में रहते हैं वो लंबे समय वाले, यानी क्रॉनिक डिसीज या डीजनरेटिव डिसीज ही इनके ऊपर मोस्टली हमला करती है। तो इनको दीर्घायु और सौभाग्यशाली भी बोला जा सकता है। इनको अधिकतर कफ प्रकृति के रोग जैसे श्वसन संस्थान संबंधी रोग, बार बार बलगम बनना, खांसी, दमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों से संबंधित समस्याएं होती हैं। जठराग्नि इनकी मंद होती है, तो खाना इनको देर से पचता है, तो इनको थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ खाते रहने की आदत भी होती है। इनको अतिसार, संग्रहणी, उदर संबंधी रोग कॉमनली रहते हैं। शरीर फूला रहता है, या तो उसमें जल की मात्रा या गैस की मात्रा बनी रहती है, जिससे मोटे दिखाई देते हैं। इनकी नाड़ी कबूतर या मोर की चाल वाली होती है, जैसे कबूतर और मोर चलते हुए आपने देखे हो, ऐसे ही इनकी जो नाड़ी होती है वो चलती है, कमजोर और कोमल नाड़ी होती है। आगे हम बात करते हैं इनके खान पान और इनको कंट्रोल करने वाली चीजों की। जैसा कि हम कफ के स्वरूप के बारे में जानते हैं, कफ भारी, चिकना, गिलगिला, शीतल, स्वाद में मधुर, लवण से युक्त, विपाक वाला और तमोगुण प्रधान होता है। कफ भी 5 प्रकार के होते हैं: कलेदन कफ, अवलंबन कफ, रसन कफ, स्नेहन कफ और श्लेष्मा कफ। इसके लक्षण है भारी, शरीर में भारीपन रहता है, शीतल होता है, चिकना और सफेद होता है, अंगों में शिथिलता और थकावट का अनुभव होता है, आलस्य बना रहता है, ठंड अधिक लगती है, त्वचा चिकनी और पानी में भीगी हुई सी लगती है, मुंह का स्वाद मीठा और चिकना होता है, मुंह से लार गिरती है, मल मूत्र नेत्र और सारा शरीर सफेद होता है, मल में चिकनापन और आम आती है। अब यहाँ पर मल का मतलब जो 4 मुख्य मल हैं उनके अलावा जो बाकी के सपोर्टरी मल हैं उन सबको काउंट किया गया है। कफ कम होने या कफ का क्षय होने पर शरीर रूखा हो जाता है, सिर में खालीपन का अनुभव होता है, प्यास अधिक लगती है, दुर्बलता आती है, जोड़ों में शिथिलता आती है, निद्रा कम हो जाती है। इससे हमारे शरीर के जो बाकी कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाती हैं। कफ कम होने के प्राय लक्षण वायु से मिलते जुलते या वात प्रकोप से मिलते जुलते हैं। तो हम इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं कफ और वात के रोगों में? हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं एज और समय के मुकाबले। अगर किसी व्यक्ति की एज मान लीजिए 35 साल है और उसको वात संबंधी चीजें दिखाई दे रही हैं आपको, तो आप उसका वात का इलाज नहीं करेंगे, उसके कफ का इलाज करेंगे। वहीं कोई व्यक्ति यदि 60 साल 65 साल का है, उसमें कफ रिलेटेड चीजें नजर आ रही हैं आपको, तो आप उसके पित्त का इलाज करेंगे। तो ये एक पैटर्न होते हैं इलाज के। तो जब आप इस पे बातचीत करते हैं, पेशेंट को देखते हैं, डायग्नोज करते हैं, कंडीशंस का अनुमान लगाते हैं, ये तब क्लियर होती है। और जब तक आपको ये चीजें क्लियर नहीं होंगी, ये विद्या आपके किसी भी काम नहीं आती। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं उसका वात पित्त कफ का अनुमान लगाना सीखिए। इस प्रैक्टिस में आपको 6 महीने से लेकर 2 साल तक का समय लग सकता है। हो सकता है आप उसके बाद भी गलती कर जाए, पर फिर भी आपको काफी हद तक समझ आ जाता है कि आपको पेशेंट को किस नजरिए से देखना है और पेशेंट में क्या देखना है। और इस चीज का अनुमान, क्योंकि ये अनुमान की विद्या है, इस चीज का अनुमान सबसे बेहतर है आप अपने शरीर पर लगाएं, अपनी एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं कफ वर्धक चीजों की। तो मीठे, खट्टे, नमकीन पदार्थों का ज्यादा मात्रा में प्रयोग करना, शीतल
चिकने, भारे, गाढ़े और गरिष्ठ पदार्थों का सेवन करना। ठंडा, बासी, विरुद्ध आहार करना। भोजन खाने के बाद बिना भूख लगे दोबारा भोजन ग्रहण करना। घी, दूध, शक्कर और बाहरी पदार्थों का सेवन करना। दिन में ज्यादा सोना। परिश्रम या व्यायाम ना करना। नमी वाले, दलदली, जलाशय और समुद्र के समीप वाले स्थानों पर रहना कफ की मात्रा में वृद्धि करता है। तो जब किसी का कफ कम हो जाए तो आप इन चीजों का प्रयोग कराकर उनके शरीर में कफ की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कफ वर्धक आहार का सेवन करने से भी कफ बढ़ता है, जैसे नए गेहूं की रोटी, चावल, उड़द, तिल, जैतून तेल, बादाम तेल, घी, मक्खन, पनीर, दही, दही की मलाई, भैंस का दूध, दूध से बनी सभी मिठाइयाँ, खीर, केक, आइसक्रीम, चीनी, गन्ने का रस, गन्ने के रस से बनी सभी चीजें जैसे गुड़, बूरा, बताशा, मिश्री। इसके अलावा सब्जियों में आलू, अरबी, बैंगन, घिया, तोरई, मटर, पालक, चने का साग, केला, सिंघाड़ा, अमरूद, सेब, मीठे फल, बादाम, खिचड़ी, ये सभी चीजें कफ बढ़ाने में मदद करती हैं। इसके अलावा मांस, मछली, शराब का अधिक मात्रा में सेवन करना, ठंडा और बर्फ का पानी पीना भी कफ की मात्रा को बढ़ाता है। इसके अलावा कुछ ऐसा समय भी है जब प्राकृतिक रूप से कफ बढ़ता है, वो है दिन के पहले भाग में यानी सुबह का समय, 6 से 10 बजे के बीच में, जो हमारा सुबह का समय होता है। भोजन करने के तुरंत बाद, क्योंकि पेट पूरी तरह भरा होता है। वसंत ऋतु में, बचपन में और शीतकाल में जब हम अधिक ठंडे में रहते हैं और खट्टे पदार्थों का सेवन करते हैं, इससे भी कफ की मात्रा में वृद्धि होती है। अब हम बात करेंगे कफ नाशक या कफ शामक पदार्थों की, जो कफ को नष्ट करने वाले होते हैं। इसमें है कफनाशक उपाय के दौरान कड़वे, चरपरे, कसैले रसयुक्त भोजन का प्रयोग, रूखे, हल्के, उष्ण पदार्थों का सेवन, मोटापा घटाने वाले या कफनाशक औषधियों का सेवन जैसे त्रिफला, ये कफ को काटने वाली चीजें बताई गई हैं। इसके अलावा खाद्य वस्तुएं हैं पुराना गेहूं, जौ की रोटी, जौ, मूंग, मोठ, मसूर, चना, कुल्थी, अलसी का तेल, सरसों का तेल, बकरी का दूध, छाछ, नया शहद, बथुआ, टिंडे, करेला, गाजर, खीरा, लहसुन, प्याज, अदरक, मूली का तेल, मूले के तेल में भुना शाक, सरसों के पत्तों का शाक, अनार, सेब, तरबूज, बेल, सूखे मेवे। औषधियां हैं सौंठ, पीपर, काली मिर्च, हल्दी, लौंग, दालचीनी, मेथी दाना, अजवाइन, सौंफ, जायफल, हींग, बहेड़ा, हरड़, मुलेठी, बासा, अडूसा, तुलसी, अमलतास, नीम। कफनाशक उपाय के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं वमन क्रिया को, कुंजल को, नेति क्रिया को, स्वेदन प्रक्रिया को। स्वेदन होता है पसीना लाने की प्रक्रिया, वो चाहे स्टीम बाथ में लें या मालिश करके लें। उसके अलावा उपवास करें, अल्पाहार करें, दिन में एक बार भोजन करना या 2 बार हल्का आहार करना, आधा पेट करना, रात को देर से भोजन ना करना, व्यायाम करना, दिन में सोने की आदत छोड़ना, गर्म और उबला हुआ पानी पीना, सर्दी, नमी से बचना, गर्म या सीलन रहित घर में रहने से कफ नाश होता है।
गर्म पानी से स्नान करने से, धूप स्नान करने से, गले में कफ का जमाव होने पर या दर्द होने पर गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करने से, और सबसे इंपॉर्टेंट, लोभ, लालच की प्रवृत्ति, मोह, भावुकता का परित्याग करने पर, इनसे भी कफ नष्ट होता है। अब यहाँ पर हमने तीनों प्रकृतियों के बारे में बात करी। हमें यह ध्यान रखना है कि कोई भी प्रकृति, चाहे वात हो, पित्त हो, कफ हो, पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती। इनमें दूसरी प्रवृत्तियों का दूसरी प्रवृत्तियों की मिलावट रहती है। तो मैंने आप लोगों को एक शीट भेजी थी जिसमें सारा कुछ लिखा हुआ था कि स्ट्रक्चर है तो इस तरीके की बॉडी बिल्ड होगी, इस तरीके की आईब्रोज होंगी, इस तरीके का चेहरा होगा, नाक होगी, वो सारी चीजें लिखी थी। आप उस पर टिक लगाइए। जितने ज्यादा टिक जिस लाइन में आते हैं तो उसमें नीचे वात पित्त कफ का कॉलम दे रखा है, डैश लिखा हुआ है, आप उसमें उन नंबरों को भर दीजिए। जब नंबर भर जाएंगे तो सर आपको पता शीट, चल जाएगा। हाँ जी, सर मैंने तो नहीं देखी, शीट आई है। शीट डाले हुए तो कई दिन हो गए मुझे। जी सर, चेक करते। चेक करके मुझे बताओ, नहीं तो मैं दोबारा डाल दूंगा। जी सर। ठीक है, तो ये हमारी जो प्रवृत्ति होती है मिक्स प्रवृत्ति होती है। तो आपको उस चार्ट से पता लग जाएगा। आप उस चार्ट की कॉपी बना के या प्रिंट आउट निकाल के भी रख सकते हैं। आप किसी का भी चार्ट बनाएंगे, उससे आपको उसकी प्रकृति के बारे में आइडिया लग जाएगा कि उसके अंदर कितना वात प्रतिशत है, कितना पित्त प्रतिशत है, कितना कफ प्रतिशत है, और उसी के अनुसार उसके शरीर की बनावट होगी, दिखावा होगा, उसी के तरीके से उसके सोच विचार कार्य प्रणाली होगी। तो शुद्ध वात पित्त या कफ की प्रकृति किसी किसी की होती है। बहुत रेयर लोग होते हैं जिनकी बिल्कुल शुद्ध होती है। 99.99% ऐसे लोग आपको नहीं मिलेंगे। नहीं तो अधिकतर आपको दो दो लोगों के दो दो दोषों का मिश्रण मिलेगा, जैसे वात पित्तज, कफ वातज या पित्त कफज प्रकृति का होना। ये भी कोई जरूरी नहीं है किसी एक व्यक्ति में किसी एक प्रकृति के सभी लक्षण मौजूद हो। उसमें कुछ माइनर, कुछ अधिकता हो सकती है, या उनसे मिलते जुलते लक्षण भी हो सकते हैं। तो हमें बहुत बारीकी से इसका अध्ययन करना चाहिए। तो जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता हो, उसे अपनी प्रकृति का ध्यान रखते हुए खान पान में विपरीत स्वभाव के भोजन का प्रयोग करना चाहिए, और प्रकृति को बढ़ाने वाले सेवन से बचना चाहिए। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बुक की फोटो भेजूंगा। वो बुक यदि संभव हो सके तो मंगा लीजिए, उसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। अब मुझे ये बताइए, इनसे संबंधित आपकी कोई टॉपिक है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग एक बार सारा दोबारा से रिवीजन करेंगे। यही सर हमारे। पसीने। हाँ बोलिए। ओके सर, आप। बोलिए सर बोलिए। पसीना किस किस में आता है सर? एक तो वात में आता नहीं है पसीना। देखिए, पसीना दो प्रकार का होता है। जी। पहला, जब भी आपके शरीर में गर्मी बढ़ेगी तो उस गर्मी को शरीर पानी निकालकर प्रोसेस करके कम करने का प्रयास करता है, ये भी पसीना है। और एक पसीना जब आप मेहनत करते हैं तो आपके चेहरे पर, माथे पर नजर आता है, ये भी पसीना है। यदि आपके शरीर से पानी निकलेगा तो इसमें बॉडी की स्मेल होती है, चिकनाई की मात्रा कम होती है, क्योंकि ये मेहनत के द्वारा निकला हुआ पसीना नहीं होता। और जो मेहनत के द्वारा निकलता है उसके अंदर बदबू सी होगी, गंध तेज होगी, और चिकनाई की मात्रा अधिक होगी। इस तरीके से हम पसीने को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो पानी निकलेगा उसे हम जल तत्व मानते हैं, जल मानते हैं बॉडी का, कि शरीर से पानी निकल गया। और जो चिकनाई निकलती है उसे हम मानते हैं हड्डियों के प्रोसेस के होने पर, कि इससे हड्डियां मजबूत बनेंगी। यानी जो आपका हड्डियों के बाद मेदा बनती है, मैंने बताया था ना, जो ये होती है आपकी अस्थि मज्जा, जो मज्जा बनती है उससे पसीने का निर्माण होता है, वो अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। तो उससे हड्डियां जो है वो मजबूत होती है। सर अगर किसी को पसीना ही ना आता हो तो? पसीना ना आता हो तो उसके पोर्स बंद है, तो आपको उनके पोर्स को खोलने का, शरीर ठंडा पड़ा हुआ है, शरीर को गर्म करने का प्रयास करना चाहिए। संसार में जितने लोग हैं सभी की त्वचा में छिद्र होते हैं। छिद्रों का मुंह खुलना आवश्यक होता है। अगर छिद्र का मुंह नहीं खुला तो उसको स्किन रिलेटेड इश्यूज हो जाएंगे।
सर वो कैसे खोलने, मालिश करके? मालिश करके खोल सकते हैं, धूप में बैठाकर खोल सकते हैं, पैरों को गर्म पानी में डालकर खोल सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहूंगा, जिन लोगों को पसीना नहीं आता उनको कहीं ना कहीं शरीर में वायरल फीवर दबा रहता है, शाम होते होते उनको शरीर में गर्मी लगने लगती है और शरीर एकदम टूटने लगता है। ऐसे ही जब मौसम परिवर्तन होता है, ठंडा मौसम होता है, तब भी उनको बुखार जैसी फीलिंग आती है, तो इम्यूनिटी लो होने का संकेत भी है ये। ठीक है, इसके अलावा मिट्टी का लेप लगा सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका है मिट्टी का लेप लगा के धूप में बैठा दीजिए, जब सूख जाए उसको रगड़ रगड़ के छुड़ाइए। ऐसा करने से स्किन के जो पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं और शरीर में नई ताकत भी आती है। जी सर। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? यस सर, ठीक है। नहीं। चलिए, हमने बात करी थी त्रिदोष सिद्धांत के बारे में। त्रिदोष सिद्धांत जो है वो हमारा वात पित्त कफ का सिद्धांत है। दोष, क्योंकि ये हमें बीमार बनाता है। मूल रूप से अगर इसको समझा जाए तो ये वात पित्त कफ की अवस्थाएं हैं जिसको हम दोष नाम से पुकारते हैं। इन तीन अवस्थाओं के अलावा एक अवस्था और होती है जिसे हम सम अवस्था बोलते हैं, जिसमें ना तो वात पित्त कफ अधिक होते हैं, ना कम होते हैं, ना प्रकोपित होते हैं, बल्कि ये शांत स्वभाव के या संतुलित स्वभाव के बोले जाते हैं। अब देखिए, इसको ऐसे समझिए, आप सपोज कीजिए कि आप वात प्रकृति के हैं या आप पित्त प्रकृति के हैं, तो जब भी आपकी शादी की जाएगी तो कोशिश की जाती है, जो हमारे ज्योतिष है, ज्योतिष विद्या में जो आप कुंडली मिलान कराते हैं कुछ है, उसके अंदर ये चीज देखी जाती है, सेम प्रकृति के लोगों की शादी नहीं करी जाती। अगर कोई वात प्रकृति का है तो उसकी वात प्रकृति के व्यक्ति से शादी नहीं की जाएगी, कोई पित्त प्रकृति का है तो उसकी पित्त प्रकृति के व्यक्ति से शादी नहीं की जाएगी, क्योंकि अगर उनकी शादी हुई तो उनकी जो संतान होगी उसमें उस गुण की अधिकता होगी। आपने देखा होगा कि बच्चा, बेटा या बेटी जो भी हो, अपने पेरेंट्स में से किसी एक की कॉपी होता है। वो माँ की कॉपी भी हो सकता है, वो पिता की कॉपी भी हो सकता है। अगर माँ को वात की अधिकता है तो बच्चे को भी वात की अधिकता होगी, पिता में पित्त की अधिकता है तो बच्चे में भी पित्त की अधिकता होगी। तो हमारी जो ज्योतिष विद्या है वो बहुत गहन विद्या है, हमारा जो आयुर्वेद है वो बहुत गहन है। तो अगर हम उसकी गहराइयों को समझ सके तो हम इन चीजों को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सारे विधान बनाए गए हैं कि किस चीज को देखना है, किसको नहीं देखना। अब अगर दोनों में, मान लीजिए पति पत्नी दोनों एक ही स्वभाव के हैं, वात प्रकृति के, तो बच्चे का शरीर बचपन से ही वात रोग से ग्रसित रहेगा। हम चाहकर भी उसका इलाज नहीं कर सकते, केवल उसे रोका जा सकता है, ठीक नहीं किया जा सकता। पर अगर गलती से उसकी संतान भी वात प्रकृति की हो गई, सॉरी, उसकी शादी भी वात प्रकृति की व्यक्ति से हो गई, तो उस अवस्था में जो अगला वात का बच्चा होगा वो बचपन से ही किसी न किसी ऑर्थराइटिक रोग को लेकर पैदा होगा। और यदि उसकी भी शादी ऑर्थराइटिस महिला या पुरुष से हो गई तो उनकी संतान होगी ही नहीं। ये नेचर के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हमें इस गहराई को समझना है कि 3 पुश्तों तक तो ये गलतियां माफ होती हैं, उसके बाद चौथी की पुश्त जो होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, आपने ऐसे बहुत से उदाहरण अपने आसपास भी देखे होंगे। आप अपनी प्रवृत्ति देखिए, या तो आपकी प्रवृत्ति आपके माता पिता के जैसी होगी, ऐसे ही सॉरी, या तो आपकी प्रवृत्ति माता जैसी होगी या पिता जैसी होगी। ऐसे ही अगर आपके 2 3 4 भाई बहन है और आप अपनी उनकी प्रवृत्तियां देखेंगे बात पित्त कफ की, तो आप देखेंगे कोई माता पे जा रहा है, कोई पिता पे जा रहा है। और जब आप उनकी तुलना उनकी वाइफ से करेंगे या हस्बैंड से करेंगे तो आप देखेंगे उनकी प्रकृतियां उनके ऑपोजिट है, सेम प्रकृतियां नहीं होती। और यदि किसी कारण से वो सेम प्रकृति के हैं तो आप उनकी पुश्तों पे नजर रखिए। 3 पुश्तें नॉर्मली हम देख लेते हैं, तो उसमें आप नजर रखिए, आपको उत्तर मिल जाएगा इसका। ठीक है। और आयुर्वेद में मैक्सिमम खराब स्थिति 7वीं पुश्त की मानी जाती है। यानी जैसा मैंने तो अभी 3 पुश्त में बोला है कि 3 पुश्त में चौथी पुश्त का रिजल्ट नहीं आता, लेकिन कई बार स्थितियां बदल जाती है। बदलने का मतलब ये होता है कि पहली 2 पुश्तें वात वात में चली गई, तीसरी पुश्त वात कफ में चली गई, तो वहां से पुश्त में परिवर्तन आने लगता है, डीएनए चेंजेस होने लगते हैं। लेकिन तब भी वो 7वीं पुश्त से ज्यादा नहीं जी पाते, तो 7वीं पुश्त आते आते खत्म हो जाती है। तो आयुर्वेद में इसका वर्णन साफ रूप से किया गया है
कि जिनकी 7 पुश्तें अच्छी नहीं है उन पे शनि की कृपा दृष्टि नहीं होती। शनि ड्राइनेस के देवता है, इसीलिए उन पे सरसों का तेल चढ़ाया जाता है। तो हमारी हर चीज एक लॉजिक के साथ एलोब्रेट की गई है, समझाई गई है, बताई गई है, बशर्त हम उस पर थोड़ा सा फोकस करें। क्लियर है? अगर जी सर। वात पित्त कफ सम अवस्था में है तो इनको हम दोष नहीं बोलते, हम इनको धातु बोलते हैं, जो शरीर की परिपुष्टि करते हैं, यानी शरीर को पुष्ट बनाते हैं, स्वस्थ रखते हैं। पर जब ये धातुएं दूषित हो जाती हैं, क्योंकि हम हमेशा तो स्वस्थ रह नहीं सकते, कभी उम्र बढ़ रही है, कभी मौसम बदल रहा है, कभी खान पान खराब है, तो जब ये धातुएं इनके प्रभाव से दूषित हो जाती हैं और विषमता को प्राप्त होती है, विषमता को प्राप्त होने का मतलब ये है कि उनमें ऑपोजिट रिएक्शंस होने लगते हैं, तो ये रोग पैदा करती हैं, इसलिए हम इनको दोष शब्द से पुकारते हैं। तो त्रिधातु ना होकर इसको हम त्रिदोष बोलते हैं। इसी प्रकार अगर ये ज्यादा इम्बैलेंस हो जाए और प्रकोपित होकर रोग को हमारे सामने ला दें, तो हम इनको मल रूप में, त्रिमल के रूप में पुकारते हैं। जब भी हमें दोष हो तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको व्यवस्थित करें, बैलेंस करें। लेकिन जब ये मल में कन्वर्ट हो जाए तो मल की शुद्धि करनी चाहिए। जब मल शुद्ध हो जाता है, उसको टॉक्सिसिटी को हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं, तो फिर वो दोष में कन्वर्ट हो जाता है, और जब वो दोष में हो तो हम उसे व्यवस्थित करते हैं। ये रोगों के उपचार की विधियां हैं आयुर्वेद की। ये तीनों चीजें आपके उचित आहार विहार पर निर्भर करती है। आहार विहार मतलब खाने की चीजें जो हमने पीछे बात करी, और रहना, कि आपको किस ऋतु में किस तरीके से रहना चाहिए। तो अभी हमारा दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या का वो आएगा, कॉन्सेप्ट आएगा, हम उसमें और डिटेल से इन चीजों को जानेंगे। ध्यान रखिए, शरीर का परिचालन, उसकी जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एलिम सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये बैलेंस रहना चाहिए। संरक्षण, उसको हमें संभाल कर रखना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना। और संवर्धन, तो धातु को मजबूत बनाने का प्रयास लगातार करते रहना चाहिए। इन्हीं के द्वारा हम लोग स्वस्थता को प्राप्त कर सकते हैं और आरोग्यता की स्थिति में रह सकते हैं। जो लोग इसके विपरीत स्वास्थ्य के नियमों का पालन नहीं करते, अनुचित और विरुद्ध आहार विहार करते हैं, दिनचर्या रात्रिचर्या के नियमों का पालन नहीं करते, यही लोग अधिकतर बीमार पड़ते हैं। और जब बीमार होते हैं तो उसके बाद ये जो धातुएं हैं ये मल का रूप ले लेती हैं, और जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी हमारे शरीर की आकृति है, उसको दूषित कर देती है। और जब ये दूषित हो जाते हैं तो वो क्षेत्र अग्नि उत्पन्न करने लगते हैं। जब वो अग्नि उत्पन्न करते हैं, ये प्रोसेस हमेशा पहला होगा। जब भी आपके शरीर में कहीं पर भी मल एकत्रित हो जाएगा, तो मल जब जम जाता है तो आप देखिए वो जगह सख्त होने लगती है, ड्राई होने लगती है, क्योंकि मल भी उससे भोजन ग्रहण कर रहा होता है, नरमी ले रहा होता है। तो सबसे पहले शरीर में गर्मी की मात्रा बढ़ने लगती है। मान लीजिए मल आपका कोहनी में इकट्ठा हुआ, तो कोहनी में गर्मी की मात्रा बढ़ने लगेगी। अब गर्मी की मात्रा बढ़ेगी तो शरीर वहां पर नमी भेजेगा उसको सुखाने के लिए, मतलब उसको तर करने के लिए, कि वो नॉर्मल अवस्था में बनी रहे। तो हमें हल्का सा पेन आएगा, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, वहां पे सूजन आ जाएगी। अब हम इस पे भी ध्यान नहीं देते तो थोड़े दिनों बाद क्या होगा, वो पानी वहीं रुका रहेगा, उस दर्द को कम करता रहेगा। तो थोड़े दिनों बाद क्या होगा कि वो पानी सड़ने लगेगा, तो दर्द की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। अब हम हाथ हिलाते हैं तो हमें सूजन का अनुभव होता है, दबाव और तनाव का अनुभव होता है, लेकिन वो जो दर्द था उसका अनुभव आपको अब भी नहीं होगा। और अब आप कोई औषधि लेते हैं, किसी तरीके से वहां से पानी को हटाते हैं। जब वो पानी वहां से हटेगा तो इन्फ्लेमेशन जो अंदर थी वो सामने आ जाएगी और दर्द का रूप दिख जाएगा। दर्द कितने लेवल पे है, तो उसको हील करने में उतना ही समय लग जाता है। अब मान लीजिए आपने उस पानी को भी नहीं हटाया, क्योंकि हमें इस बारे में जानकारी ही नहीं होती, तो हमने उस पानी को भी नहीं हटाया। डॉक्टर क्या करेगा, उसमें इंजेक्शन डालेगा, पानी खींच लेगा, दर्द में कुछ दिनों के लिए राहत आ जाएगी। पर क्योंकि वहां पे इन्फ्लेमेशन है, शरीर दोबारा से वहां पे जल को छोड़ देगा।
तो डॉक्टर के इलाज से हमें 2 महीने 3 महीने आराम रहेगा, 2-3 महीने बाद फिर हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। तो डॉक्टर वहां पे पेन किलर्स देगा उसको दबाने के लिए। पेन किलर्स हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, उसको रिलैक्स करते हैं। नर्वस सिस्टम रिलैक्स रहता है, हमें दर्द का अनुभव नहीं होता, लेकिन जैसे ही पेन किलर का असर खत्म होगा दर्द दोबारा अनुभव में आएगा, क्योंकि वहां से पानी को हटाने की और इन्फ्लेमेशन को घटाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। अब जो हमने पेन किलर लिए वो पेन को तो राहत देगा, लेकिन क्योंकि हम उसका बार बार प्रयोग करेंगे वो हमारे शरीर को अदर ऑर्गन्स के लिए हार्मफुल होता है और उन ऑर्गन्स को खराब करने का काम करेगा। एक व्यक्ति डीजनरेटिव रोगों से या क्रॉनिक रोगों से ग्रसित हो जाए और दवाई ना खाए तो उसकी उम्र बोला गया है कि 40 से 50 साल की होती है, परंतु यदि वो दवाइयां खाता है तो उसकी वही उम्र 10 से 20 साल की रह जाती है। तो ये डिफरेंस है दवाई खाने और ना खाने का। क्योंकि जब भी आप दवाई नहीं खाते आपको परेशानी होती है तो आप उसका कोई प्राकृतिक परिहार ढूंढते हैं, प्राकृतिक उपचार ढूंढते हैं जो उसको कुछ समय के लिए राहत दे सकता है। पर यदि आप शुद्धि के प्रोसेस को जानते हैं, यदि आप रीजन को समझते हैं, तो आप उसे परमानेंट क्योर कर सकते हैं। इसी को हम शुद्धि शमन और शोधन के रूप में जानते हैं। क्लियर? ये चीज समझ आ गई? हाँ जी सर। हमेशा ध्यान रखें, इलाज से बचाव बेहतर है। अगर शरीर में कोई समस्या आ गई है उसका इलाज ना करें, उसका बचाव करें। अगर आप इलाज के चक्कर में पड़े आप बीमारी को बढ़ा सकते हैं, बचाव में जाएंगे बीमारी कंट्रोल करने की। तो कहने का मतलब ये है कि त्रिदोष सिद्धांत, वात पित्त कफ की स्थिति को समझिए और उसके अनुरूप अपने जीवन को व्यवस्थित कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो या तो आपके शरीर में बीमारी आएंगी ही नहीं, और यदि प्रारब्धवश बीमारियां आ भी जाएं तो आप आसानी से कुछ सप्ताह माह के अभ्यास से उनको व्यवस्थित रख सकते हैं। दवाएं खाने की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। ध्यान रखिए, आयुर्वेद में रोग को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। आप 4 ही लगा लीजिए, क्योंकि हम इसको नॉर्मली बांटते तो 3 में आयुर्वेद में, पर अब समय बदल चुका तो 4 बेटर है। सबसे पहले स्वास्थ्य की अवस्था, उसके बाद रोग की अवस्था, तो वो यापे होती है, यापे यानी उसको ठीक किया जा सकता है। उसके बाद साध्य होती है, उसे भी ठीक किया जा सकता है। फिर कष्ट साध्य होती है, इसको कष्टों के साथ ठीक किया जाता है। और फिर असाध्य होती है। असाध्य का मतलब है ये रोग पूरी तरह कभी ठीक नहीं होगा। अब यहां पर हमें इसे समझना कैसे है, तो सबसे पहला रोग है एक्यूट डिसीज। एक्यूट डिसीज क्या होती है? आप शादी में गए रात को, अच्छे से पेट भर के खाना खाया, रात में सो रहे थे, सोते सोते वॉमिट हो गया क्योंकि पेट बहुत ज्यादा भरा हुआ था, गैस रोटेट नहीं कर पा रही, या रात को दस्त लग गए, उल्टी हो गई, इसको बोलते हैं यापे रोग। ये उसी दिन कुछ खास कारणों से 2-4 घंटे के अंदर बीमारी सामने आ जाती है। उसके बाद होते हैं साध्य रोग। साध्य रोग कौन से होते हैं? बुखार हो गया, जुकाम हो गया, अचानक से शरीर में दर्द आया, आपने चाय पी और सो गए, सो के उठे तो शरीर का दर्द गायब हो गया, इसको बोलते हैं साध्य रोग। जुकाम इत्यादि जो होते हैं ये साध्य होते हैं, 12-15 दिन में आप उपचार करें या ना करें अपने आप ठीक हो जाएंगे। बुखार हो गया, आप दवाई खाएंगे तो भी और नहीं खाएंगे तो भी 5-7 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये साध्य श्रेणी के रोग होते हैं। इसके बाद होते हैं कष्ट साध्य, जो होती है हमारी क्रॉनिक डिसीजेस। पहली एक्यूट, दूसरी सब एक्यूट, तीसरी क्रॉनिक। जो कष्ट साध्य रोग है ये कष्टों के साथ ठीक किए जा सकते हैं। ये रोग आपको 40 दिन से पहले तो पता ही नहीं चलेगा कि शरीर में है। 40 दिन से 6 महीने का समय लगता है इनको समझने के लिए, और उपचार इसका 2 से 5 साल तक चल सकता है, पर ये पूरी तरह ठीक किए जा सकते हैं। उसके बाद लास्ट रोग होते हैं डीजनरेटिव, इनको बोला जाता है इसके अंदर असाध्य रोग। इसके अंदर रोग की कंडीशन कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो ऐसे रोगों को ठीक नहीं किया जा सकता, इनके साथ रहना सीखना होता है। लेकिन अगर इनको कोई ठीक करता भी है तो ये 70-80% ही रिकवर होते हैं, 20-30% ये शरीर पे अपना इफेक्ट छोड़ जाते हैं। तो ये 4 प्रकार के रोग बताए गए।
अब हम बात करते हैं रस की। रस 6 माने गए हैं। मधुर, इसको मधुर रस ना बोले, इसको बोले स्वादु। मधुर का मतलब हम मीठे से जोड़ लेते हैं, लेकिन स्वादु भी मधुर रस होता है, और मधुर और मीठे में अंतर होता है। जैसे अगर आप शहद की बात करें तो शहद जो है मधुर है, मीठा है, लेकिन अगर स्वादु की बात करें तो शहद जो है कसैला है। जब आप विशुद्ध आयुर्वेद का अध्ययन करेंगे तो मीठे के लिए स्वादु रस का प्रयोग किया गया है, जो कफ वर्धक होता है। और मीठा हमेशा कफ बढ़ाए ऐसा नहीं होता, कई बार मीठा कफ काटता भी है। जैसे शहद मीठा तो है, परंतु कसैले स्वाद को लेकर है, तो उसे स्वादु रस नहीं बोला जाता। आम, आम आप खाते हैं मीठे होते हैं, लेकिन केवल दशहरी आम को ही मीठा आम या स्वादु आम बोला गया है। बाकी जितने भी प्रकार के आम है वो सारे खट्टे फल में काउंट किए जाते हैं। केला, अगर केला पका हुआ है तो वो स्वादु है। अगर वो जो आज की डेट में केमिकल वाले पके हुए आ रहे हैं तो ये मीठे केले कहलाएंगे, स्वादु नहीं कहलाएंगे। तो स्वादु हमारे शरीर को बल देने का काम करता है। तो पहला रस लिखिए स्वादु, उसमें लिखिए मधुर, और ब्रैकेट में लिख दीजिए मीठा। तो आपके पास तीनों कैटेगरी आ गई। स्वादु रस के बाद होता है लवण रस, लवण के बाद होता है लवण यानी नमकीन, लवण के बाद होता है अम्ल रस, अम्ल यानी खट्टा। इसके बाद तिक्त, कटु, कषाय। तिक्त यानी चरपरा, कटु यानी कड़वा, कषाय यानी कसैला। यदि आप अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहते हैं तो आपकी जो भी प्रवृत्ति है वात पित्त कफ की, उसके अंदर इन 6 रसों का, 6 में से 3 रसों का समावेश रहता है। यदि आप इसका ज्ञान कर लें कि आपके शरीर को कौन से रस बल देंगे और कौन से रस आपके शरीर की हानि करेंगे, तो आप आसानी से वात पित्त कफ को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा भी और भी उपाय हैं। जैसे बात है तो तेल मालिश करें, हल्की गर्म चीजें खाएं, गुनगुना पानी पिएं, कफ है तो गर्म पानी पिएं, धूप में बैठें, सरसों के तेल से मालिश करें। तो ऐसे उपाय करने से आपके वात पित्त कफ दोष बैलेंस होते हैं। कफ वर्धक रस मीठे, खट्टे, नमकीन होते हैं। कफ नाशक रस कड़वे, चरपरे, कसैले रस होते हैं। पित्त वर्धक रस कड़वे, नमकीन, खट्टे होते हैं। पित्त शामक रस मीठे, चरपरे, कसैले होते हैं। वात वर्धक रस कड़वे, चरपरे, कसैले होते हैं। और वात शामक रस मीठे, खट्टे, नमकीन होते हैं। जितने भी मीठे, खट्टे और नमकीन पदार्थ हैं, ये सभी के सभी कफ को बढ़ाने वाले होते हैं। कड़वे, नमकीन और खट्टे पदार्थ पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं। कड़वे, चरपरे और कसैले पदार्थ वायु को बढ़ाने वाले होते हैं। और यही तीनों रस विपरीत अवस्था में इन तीनों को नष्ट करने वाले कहे गए। ठीक है, अब आते हैं हम ऋतुओं पर। मूल रूप से भारत में 3 ऋतुएं हैं, जिसको 6 हिस्सों में बांटा गया है। और 3 ऋतुएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है ग्रीष्म, दूसरी है शिशिर या सर्दी, और तीसरी है वर्षा ऋतु। तो गर्मियों की ऋतुओं में वात बढ़ता है, वर्षा ऋतु में पित्त बढ़ता है, और सर्दी की ऋतु में कफ बढ़ता है। ये लिख लीजिएगा, ये बहुत काम आता है। वर्षा ऋतु में वात जागता है, प्रकोप करता है। सर्दी की ऋतु में पित्त प्रकोप करता है, और बसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है। वात रूप में शरद ऋतु में स्वाभाविक रूप से वात नष्ट हो जाता है। हेमंत ऋतु में स्वाभाविक रूप से पित्त नष्ट हो जाता है, और ग्रीष्म ऋतु में स्वाभाविक रूप से कफ नष्ट हो जाता है। यानी वात पित्त कफ की ऋतु के अनुसार 3 अवस्थाएं बनती है।
संचय, प्रकोप और शमन। गर्मियों में वात इकट्ठा होता है, वर्षा ऋतु में वात बढ़ता है, और वर्षा के बाद जो ऋतु आती है शरद ऋतु, इसमें इसका अपने आप ही शमन हो जाता है। अब यहाँ देखिए ग्रीष्म ऋतु कौन सी है, तो ग्रीष्म ऋतु आती है आपकी जून जुलाई में, जिस समय कठोर लू चलती है। जून जुलाई में वर्षा ऋतु आई, सॉरी ग्रीष्म ऋतु आई तो वायु बढ़ी, उसके बाद वर्षा आ गई तो आप देखेंगे पेट में गैस रहती है, शरीर भारी भारी रहता है, काम करने का मन नहीं करता। ये वात के बढ़ने के लक्षण, उसके बने रहने के लक्षण। और ऐसे ही जब जुलाई अगस्त के बाद आपका सितंबर अक्टूबर आता है तो आप देखिए आपके शरीर में एक ऊर्जा अनुभव होने लगती है। तो ये चीज इसको दर्शाती है कि 6-6 महीने के लिए आपके शरीर में एक दोष संचय होता है, उसका प्रकोप होता है, और उसका स्वाभाविक रूप से या प्राकृतिक रूप से शमन हो जाता है। परंतु यदि आप विपरीत आहार ग्रहण करते हैं, विपरीत आहार विहार करते हैं, तो यही दोष रोगों का कारण बन जाते हैं। इसलिए ऋतुओं के बारे में जानकर उनके अनुसार आचरण करना चाहिए। दिन में दिन के अनुसार, रात्रि में रात्रि के अनुसार किया गया आचरण आपको स्वस्थ बनाए रखता है। ऐसे ही ऋतुचर्या में ऋतु के अनुसार किया गया आचरण आपको स्वस्थ रखेगा। रसों का ज्ञान दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या के अनुसार, स्वास्थ्य के अनुसार होना चाहिए। विरुद्ध आहार जो वात पित्त कफ के विरुद्ध होता है उसका परित्याग करना चाहिए। जो मौसम चल रहा हो और जिस आ, इसकी धातु का, धातु नहीं बोलूंगा, त्रिदोष का संचय हो, आप उसको निकाल सकते हैं। प्रकोप हो, उसका शोधन कर सकते हैं। और शमन का समय चल रहा हो तो उसे छेड़ना नहीं चाहिए, यदि वो बड़ी हुई अवस्था में ना हो तो। यदि आप उसे छेड़ेंगे तो शरीर में बहुत सी कमियां आ जाएंगी। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हम इसको नेक्स्ट क्लास से, क्योंकि आज बुधवार है, अब नेक्स्ट मंडे से हम दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या पर आगे की बात करेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि किस किस समय पर किस किस त्रिदोष का जोर होता है, कौन कौन सी खाने पीने की चीजें एक्टिव होती हैं और किस मौसम में उनका संचय, प्रकोप और शमन होता है, इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। यही आपको विशुद्ध आयुर्वेद का ज्ञाता बनाता है। क्लियर? यहां तक अब आपको किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो आज का हमारा टॉपिक खत्म हो गया। सर आपने जो बोला गर्मियों में वात दोष बढ़ते हैं, हाँ जी। तो सर उस जो हमें अफारा आता है गर्मियों में, कहते हैं कि सुस्ती आ रही है, अफारा आ रहा है, जमाई आ रही है, तो सर वो इसी वजह से? जी, ये सारी गैस तो है, गैस रिलीज हो रही है आपकी। तो फिर सर सुस्ती तो कफ में आती है, लेजीपन। देखिए यहाँ पे बोला संचय, संचय यानी इकट्ठा होना, तो बात इकट्ठा होता है, और जो चीज इकट्ठी होती है वही चीज तो निकलेगी। चंचल जी, यस सर। आप गर्मियों में कोई चीज खाते हैं तो क्योंकि उस समय पित्त अग्नि तीव्र होती है तो खाते ही वो पचेगी। जी। अगर वो पचेगी तो उसका जो गैसियस फॉर्म है वो आपके शरीर में टॉक्सिसिटी के रूप में निकलेगा या नहीं निकलेगा? यस सर, निकलेगा। उसी को संचय बोला गया। तो गर्मियों में आप में आलस जो आता है वो आता है कफ के कारण, लेकिन जो डाइजेशन होता है उस समय पित्त बढ़ा हुआ होता है, इसलिए बात ज्यादा बनता है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड अवस्थाएं होती हैं, देखने सुनने में जितनी आसान लग रही है उतनी आसान है नहीं है, इनको जानना समझना। जी सर। सर ऐसा बरसात में तो पता चलता है सर, आप ऑयली खाना खाने का मन करता है तो उस टाइम में आप कहते हो कि वो बढ़ रहा है, पित्त बढ़ता है। पित्त बढ़ता है, और उस समय अगर आप पित्त खाएंगे वर्षा में तो उस समय देखिए आपको फिर अनडाइजेशन की प्रॉब्लम भी होती है, डकारे आती हैं, छाती में वो दर्द होते हैं, भारीपन आ जाते हैं। ठीक है, और ऐसे ही जब शिशिर ऋतु आएगी तब कफ का होगा। अब यहाँ पे एक चीज बोलूं, ये चीजें, तो सर खाने का तो मन करता है ना बरसात के दिनों में, तो पित्त और बढ़ जाता है तभी।
आप सर्दी में देखो, सर्दी में क्या खाते हो आप? सर्दियों में क्या खाने का मन करता है? आप ऐसे सोचो, सर्दी अक्टूबर में भी अक्टूबर सर के महीने में, अक्टूबर के गर्म महीने में चीज। क्या खाने का मन करता है? दिवाली के आसपास आप क्या खाना पसंद करते हो? नमकीन, मीठा, बाहर का क्या खाना पसंद करते हो? नॉर्मली सर सारा आपका मीठा और मीठा बाहर ही का। होता है दिवाली के आसपास। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ आप यस। कफ का संचय कर रहे हो, मतलब कफ की चीजों को इकट्ठा कर रहे हो अपने शरीर में। ठीक है। अब जब बसंत ऋतु लगती है, यानी आपका फरवरी का मौसम आता है, फरवरी मार्च अप्रैल आता है, आप देखो बलगम बनेगी, जुकाम लगेंगे, बुखार होगा, होता है। खाया आपने दिवाली सर पर था, निकला कब? मार्च अप्रैल में। मौसम चेंज होता मौसम है। चेंज और होता जब था। ये ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी, तो वात का प्रकोप होगा, तो आपका जो कफ है वो ऑटोमेटिकली अपने आप रिड्यूस हो जाएगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके शरीर में कुछ गंदगी आई थी, कुछ हुआ था। तो नॉर्मली हमें शमन की इतनी आवश्यकता पड़ती नहीं है, प्राकृतिक शमन है, क्योंकि एक प्रोसेस है, इसलिए पढ़ाना पड़ता है। पर हमारे शरीर में हमें दो चीजों को समझना है, संचय और प्रकोप को, कब इकट्ठा होता है और कब निकलता है, कब वो जागृत होता है। ठीक है। गर्मियों में आप जो कुछ भी खाओगे, अब जो आप कुछ खा रहे हो इस महीने में, अभी मई चल रहा है, जो कुछ खाओगे जी वर्षा ऋतु में वही निकलेगा। आपको चिकनगुनिया होगा, डेंगू होगा, मच्छरों के काटने का, ये सारे के सारे जो हमने गलत चीजें खा खा पी रखी होती है, उनका प्रभाव होता है, और दोष दे देते हैं हम मच्छरों को, जबकि इसमें मच्छरों का कोई रोल नहीं होता। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स देखेंगे आप, चेस्ट कंजेशन से जुड़ी रोग हैं ये सारे, इम्यूनिटी लो होने के संकेत हैं ये सारे। तो मच्छर में जो बैक्टीरिया पाया जाता है वही इससे भी मैच करता है, इसलिए हम बोल देते हैं कि मच्छरों की वजह से ये फाल है। जबकि कायदा ये कहता है, आयुर्वेद ये कहता है कि ये रोग हमने जो अभी वो खाए हैं, पित्त वाली चीजें जो हम खा रहे हैं गर्मी में, ये हमें नुकसान करेगी अगले मौसम में। ठीक है। मैंने ये बताया कि ग्रीष्म ऋतु में कफ वाली चीजें हम लोग नहीं खाते, पर हमारे जो अ, पितृ थे, पूर्वज थे, आप ये देखिए, होली के समय पर सभी मीठी चीजें खाते थे कि अब मीठा खाने का समय आ गया है। याद है? जब आप छोटे छोटे थे तो घर में रसगुल्ले बनते थे, दही की आइटम बनती थी, घी निकलता था, ये सारी चीजें पित्त का नाश करने वाली। याद आया चंचल जी? जब आप छोटे थे तब यस की सर। चीजें याद कीजिए। हाँ। तो हमारा जो विशुद्ध आयुर्वेद है, ये बेसिकली दादी दादी नानी दादा दादी के टाइप का ही ज्ञान है। इस समय पर जब ग्रीष्म ऋतु आती है, इस समय आप देखिए ग्रीष्म ऋतु लगने वाली है, अभी लगी नहीं है। अभी इस समय आप समझिए सर फिर गर्मियों में हमें क्या खाना चाहिए? कफ वाली चीजें जो कफ बनाती हैं, जी। वात कम हो जाएगा, और नहीं तो प्राकृतिक रूप से तो वात इकट्ठा होना ही होना है। प्राकृतिक रूप से तो वात बनना ही बनना है ना ग्रीष्म में। ये तो आप चाहो या ना चाहो, वात तो बनेगा बनेगा। तो यस। आपने क्या करना है, ऐसी चीजें खानी है लाइट कंडीशन में, क्योंकि गर्मियों में आप ज्यादा भारी चीजें नहीं खा सकते। तो आपने लाइट कंडीशन में कम मात्रा में ऐसी चीजें खानी है जो कफ बनाता हो। तो जब आप में कफ बनेगा, तो जब वर्षा ऋतु आएगी, तो आपको रोगी नहीं बनाएगी, वो आपको स्वस्थ रखेगी। ठीक है। यस सर। एनी अदर क्वेश्चन? यस सर। नो सर। कोई क्वेश्चन है? नहीं तो हम लोग क्लास बंद करें। यस सर। No, sir. No, sir. चलिए।